रखेंगे? 11 मई को आपने शुरू किया, 13 मई को प्रधानमंत्री का रोड शो था बनारस में, 14 को नामांकन था। लोग कह रहे हैं कि आपने अटेंशन पाने के लिए ये सब किया है और अब भी चर्चाएँ उठ रही है कि आपको राज्यसभा का टिकट भी चाहिए। ऐसी अफ़वाहें हैं शहर में। अगर मेरी जान जाने, हो सकता है कि जिंदा रहते हुए मेरे ये ना लागू हो पाए, अगर मेरे जान जाने के बाद ही ये लागू हो जाए और 5 करोड़ आदमी इस देश का हर साल गरीब होने से बच जाए, तो मेरी जान की कीमत उस 5 करोड़ आदमी से ज़्यादा कीमती नहीं है। मैं इस देश में राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं इस देश के राजनीतिज्ञों को राजनीति सिखा रहा हूँ, मैं उनका गुरु हूँ। ये है स्वास्थ्य के मौलिक जी। अधिकार। स्वास्थ्य के अधिकार की आप बात कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में भी बराबर खबरें छप रही है कि आपका वज़न घट रहा है, सेहत गिरती जा रही है। आप अपनी तबीयत कैसे बहुत संभाल ज़्यादा रहे देखकर हमको खुद ही अफसोस हो रहा है। हम जैसे आए तो हमको खुद ही देख कर के हम अपनी तबीयत भूल गए, हम डॉक्टर साहब की तबीयत देख कर के सोच रहे हैं। 30,000 से ज़्यादा ऐसे मरीज़ भर्ती नहीं हो पाए बेड खाली होते हुए, जिनमें से हज़ारों लोगों की जानें चली गई, जिनकी जानें बचाई जा सकती है। हैं? बड़ा बड़ा नेता आपके पास नहीं आ रहा है इस मामले पर? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। हमारे पुरखों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी आज़ादी के लिए, बिल्कुल। मैं एक छोटी सी लड़ाई लड़ रहा हूँ जिनमें कि अपने एक व्यक्ति की जान दे रहा हूँ। मरीजों में कुछ नहीं बाधा आ रही है, क्योंकि ये लड़ाई ही मरीजों के लिए। बहुत फायदा है, हम मर के बचे हैं यहाँ पर, ये मेरे डॉक्टर भगवान है मेरा। मरीज भी देख रहे हो, इस कंडीशन में भी मरीज वो देख रहे हैं। देखिए हमारे लिए तो ये भगवान है ये, क्योंकि बाहर मुझे उसी ऑपरेशन के लिए 2,90,000 रुपये मांग रहे थे लोग, लेकिन डॉक्टर साहब के मेरे पास आया और उसी ऑपरेशन को मात्र 27,000 रुपये डॉक्टर साहब ने किया। फाइट टुगेदर एंड विन टुगेदर। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संत सुंदरलाल अस्पताल में हैं और आपको बता दें कि यहाँ के हृदय विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर है। आमरण अनशन जो भूख हड़ताल है, यानी मरते दम तक जो भूख हड़ताल होती है उसको आमरण अनशन कहते हैं। डॉक्टर साहब किन मांगों को लेकर यहाँ पे हड़ताल पर है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने जो ये अनशन शुरू किया कि अब तक क्या कार्रवाई हुई, बीएचयू प्रशासन क्या उनकी मांगें पूरी कर रहा है और कितने दिनों तक ये चलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मरीज़ भी बराबर आ रहे हैं और डॉक्टर साहब जो है मरीज़ों को भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं, थोड़ा करीब आ जाइएगा। डॉक्टर साहब, आप किन मांगों को लेकर कितने दिनों से हैं? अब तक तो अनशन लोग कह रहे हैं कि खत्म हो जाना चाहिए था, मांग पूरी हो जानी चाहिए था, आपको इतना लंबा क्यों खींचना पड़ रहा है? वैसे किन मांगों के हिसाब से आप कह रहे हैं, तो हमारी जो मांगे हैं, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए देखें तो बहुत ही साधारण मांग है, और उसको एक लाइन में आप ये कह सकते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कानून और संविधान के रास्ते से चले। ये मेरी मांग है, एक लाइन की मांग। और वो क्या कहता है कानून? कानून ये कहता है कि प्रोसीजरल जो लॉ है उसको फॉलो किया जाए। वो ये कहता है कि एक चिकित्सा अधीक्षक जो एक अपराधी व्यक्ति है, जिनको ब्लड बैंक में खून चोरी कर बेचने के जिनके ऊपर अपराध साबित हैं और जिनका अधिकतम कार्यकाल 3 साल का ख़त्म हो चुका है, उसको प्रोसीजरल लॉ के हिसाब से उस हिसाब से हटाया जाए और उसके बाद उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए, एसआईटी की जांच की जाए कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कितना भ्रष्टाचार किया, और उस हिसाब से उनके जो भी अपराध हैं उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उस हिसाब से उनको सज़ा दी जानी चाहिए। दूसरा जो भी आदेश है वो प्रशासनिक आदेश के इम्प्लीमेंटेशन का है। उस आदेश के हिसाब से जो वर्तमान के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक महोदय हैं, उन्होंने जो आदेश दिए थे, वो आदेश ये था कि हृदय विभाग को मरीजों की संख्या, बढ़ती संख्या को देखते हुए जो नई बिल्डिंग है जिसको सुपर स्पेशलिटी विंग कहते हैं, उसके चौथे तल्ले पर संपूर्ण चौथा तल्ला दिया जाए और 5वां तल्ला आधा उनको वितरित किया जाए। और उनका ये आदेश इस संबंध में बनी कमेटी के आदेश का अनुपालन था, जिनका अनुपालन चिकित्सा अधीक्षक महोदय को करना था, जिनके बारे में बताया कि वो अपराधी है। तो अपराधी व्यक्ति किसी का आदेश माने तो फिर वो अपराधी क्यों कहलाएगा? और इसीलिए मेरी मांग है कि इस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक महोदय ने जो संपूर्ण चौथा तल्ला और आधा 5वां तल्ला हृदय विभाग को दिया है, उनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए।
अच्छा, आप पिछले 3 बार आमरण अनशन कर चुके हैं, बीच में निलंबन भी हुआ 14 दिनों के लिए। अब 10 दिन आज हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि आपकी मांग पूरी होगी? 14 दिनों के लिए नहीं, 14 महीनों के लिए। 14 महीनों के लिए। जी। और ये जो आंदोलन है वो मैंने कहा कि ये पहला था जो मैंने अभी बताया कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हृदय रोगियों के लिए थी बेड, जहाँ बेड रहते हुए मेडिकल स्टूडेंट ने जबरन 41 बेड को लगातार 2 साल से ज़्यादा समय से ताला लगा कर रखा है। उसकी वजह से 35,000 से ज़्यादा ऐसे मरीज़ भर्ती नहीं हो पाए बेड खाली होते हुए, जिनमें से हज़ारों लोगों की जानें चली गई जिनकी जानें बचाई जा सकती है। उसी बेड को आवंटित करने के लिए है और नहीं करने के लिए इनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। जो दूसरा विषय है वो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है, उसमें फैले अपराध और भ्रष्टाचार से है। वहाँ के जो कुलपति महोदय हमारे विश्वविद्यालय के, वो उस कुर्सी पर बैठते हैं जहाँ कभी पंडित मदन मोहन मालवीय जी बैठते थे, जहाँ कि यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन साहब बैठते थे। उस कुर्सी को अपमानित कर रहे हैं बैठकर, और ये पूंजीपतियों सर मिलकर इस विश्वविद्यालय को निजीकरण करने की चेष्टा कर रहे हैं और इस विश्वविद्यालय के रूट से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तरह ये हेरिटेज पेड़ जो हमारे इसकी धरोहर है, जो ऐतिहासिक धरोहर है इस विश्वविद्यालय की ग्रीनरी और इसके पेड़ जो सैकड़ों साल पुराने हैं, उनको काट काट के बेच रहे हैं पैसे की उगाही के लिए। ये बहुत ही गंदा काम है और इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है वो है इस देश से गरीबी, भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी, बीमारी दूर करने का। वो आंदोलन है स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार जो पूरे देश के नागरिकों को मिले, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज भी इस चुनाव में, जो वर्तमान का चुनाव है, इसके 5 चरण जो है आज कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ना तो पक्ष ना ही विपक्ष के लिए ये कोई चुनावी मुद्दा है। कोई बड़ा नेता आपके पास नहीं आ रहा इस मामले पर? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। छोटे जो लोकल स्तर के हैं वो सब नेता आ रहे हैं, और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आए थे हमारे पास। हाँ जयराम। हाँ। अच्छा, एक और बात उठ रही है। इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार जो है, ये मुद्दा इनको अब भी राजनीतिक मुद्दा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी राजनीतिक मुद्दा बनेगा तभी नई सरकार के लिए ये नीति में शामिल होगा। जब ये नीतियों में शामिल होगा तभी इस देश की जो असली जो व्यवस्था है, जो मानव निर्माण की, मानव पूंजी के निर्माण की व्यवस्था है, क्योंकि युवा हमारे सबसे बड़ी शक्ति है, और जिसकी शक्ति, किसी देश की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है युवा, अगर वो ही हीरे के बदले कोयले के समान होगा, यानी वो अनस्किल्ड होगा, जो कहीं नौकरी नहीं पा सकता है, और शिक्षित होगा जो सिर्फ मजदूर बन सकता है, वो भी उनको ये लड़ाई कंप्यूटर और एआई के युग में लड़ना है, ये बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा, हम आपको रोकेंगे। 11 मई को आपने शुरू किया, 13 मई को प्रधानमंत्री का रोड शो था बनारस में, 14 को नामांकन था। लोग कह रहे हैं कि आपने अटेंशन पाने के लिए ये सब किया है, और अब भी चर्चाएं उठ रही है कि आपको राज्यसभा का टिकट भी चाहिए। ऐसी अफवाहें हैं शहर में। क्या है कि ऐसी अफवाहें आज से नहीं है। ऐसी अफवाहें जब पहला आंदोलन कर रहा था तब से मुझे लोग किसी न किसी जगह भेज रहे हैं। कोई राज्यसभा का टिकट देते हैं, कोई लोकसभा का, कोई विधानसभा का, जिनको जैसी जिनकी इच्छा होती है। शायद हो सकता है मेरे लिए वो प्रेम रखते हो, लेकिन उस प्रेम से मुझे कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। ऐसा ही एक सवाल जब मैं इससे पिछले आमरण अनशन में था, तो उन्होंने कहा कि जो आप डॉक्टर साहब राजनीति कर रहे हैं। तो मैंने उनको समझाया था कि मैं इस देश में राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं इस देश के राजनीतिज्ञों को राजनीति सिखा रहा हूँ, मैं उनका गुरु हूँ। मैं उनको ये बता रहा हूँ कि आप राजनीति कैसे करें जिससे हमारे देश के सभी लोगों में समृद्धि आए, ना कि कुछ लोग समृद्ध होकर बाकी लोगों का शोषण करें। ये हमारे मुहिम का सबसे बड़ा हिस्सा था, है और निरंतर जारी रहेगा। आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तब आपने तब अटेंशन, बिल्कुल। जब माँ होती है तभी बच्चा रोता है। अगर बच्चा माँ के सामने नहीं रोएगा तो किसके सामने रोएगा? जो देख सकता है मांगा तो उसी के जाएगा ना। यहाँ के सांसद भी हैं वो। भिखारी भी क्या दे सकता है? वो यहाँ के सांसद हैं, वो पूरे देश में बिजी रहते हैं वो अपने कार्यों के लिए। जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में आएंगे,
कोई बुद्धिमान व्यक्ति तभी उनसे मांग करेंगे ना, तभी उनके, क्योंकि तभी उन तक पहुंचेगी मांग, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। तो मांग पहुंची आपकी? बिल्कुल उनसे, उनके पास पहुंची है, और वो बहुत माध्यमों से पहुंची है, और उनके लिए वो यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय से भी वार्ता की, लेकिन लगता है कि उनको यहाँ के जो कुलपति महोदय हैं उन्होंने गलत सूचना दी और उनको बरगलाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो सूचनाएं जो है आपके माध्यम से वो सही तरीके से उन तक पहुँचे, और अन्य माध्यमों से, ताकि वो, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फिर से आ रहे हैं। वो उस समय तो गए थे, फिर से वो आ रहे के बाद से, और लगातार मैं 10 दिनों से आमरण अनशन कर रहा हूँ। अगर उनके लिए सीमित होती, वो सिर्फ एक बार आने से सीमित होती और मैं अपने मांगों पर अडिग नहीं होता, तो तुरंत उनके जाने के बाद तोड़ देता मैं आंदोलन। ये तो दूसरी बार भी हो रहे, और तब भी मांगों के समक्ष हूँ। मेरे लिए आम जनता, इस देश की आम जनता के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार को नीति बनाना है, ताकि इस देश के हर व्यक्ति समृद्ध हो, कुछ आदमी नहीं, कुछ पूंजीपति नहीं, 10-20 आदमी नहीं। विकास पर सबका अधिकार है, और जब तक ये अधिकार सबको नहीं मिलेगा तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। और अगर आप आंकड़ों को देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इस देश में, इस देश जहां हम रहते हैं, हर साल 5 करोड़ लोग इलाज के चक्कर में गरीब हो जाता है। अगर स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार मिल जाए और इस देश के हर नागरिकों को अस्पताल में सिर्फ अपनी आइडेंटिटी कार्ड देने के बाद संपूर्ण इलाज मिल जाए, और लाखों रुपये का इलाज उनको अस्पताल में मुफ्त का मिल जाए, और अस्पताल से छुट्टी करने वक्त उनको दवाई भी मिल जाए मुफ्त के, तो उनके जो हर व्यक्ति को जो अनअवॉइड, मतलब जो कि खर्च था एक्स्ट्रा, जिससे कि उनकी वो 5 करोड़ आदमी जिन खर्चों से हर साल आधिकारिक WHO के आंकड़ों से गरीब बन रहा है, हमारी इस मुहिम से 5 करोड़ आदमी हर वर्ष इस गरीबी के जंजाल से मुक्ति पाएंगे। तो किसी एक मुहिम में अपनी जान की आहुति देकर अगर मैं 5 करोड़ आदमी के जीवन को बेहतर कर सकता हूँ, तो सही समय पर क्यों नहीं आंदोलन करना चाहिए। जब तक आपका सही समय नहीं हो, कहते हैं लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना चाहिए। तो जब लोग सुन सकते हैं तभी सुनाना चाहिए, जब सुनने वाला नहीं हो वहाँ पर चिल्लाएंगे तो चुना। अगर मान लिया जाए आप नेता है, आपको भाषण देना है और जनता कोई नहीं है वहाँ, आप कितने अच्छे भाषण देंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और आप अगर पूरी जनता हो तब वही भाषण देंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा। विपक्ष के नेता भी जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जो आयुष्मान योजना थी 5 लाख तक का इनाम, अब जो है इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 25 लाख तक का हम लाभ देंगे, तो उन तक भी तो आपकी बात पहुंचनी चाहिए थे। अभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी पिछले कल की बात है प्रयागराज में थे, जाहिर सी बात है कि वहाँ भी चर्चा हो रही होगी आपकी। तभी ये बातें उठ रही है, तभी ये बातें उठ रही है। यही मेरा पर्पस है कि या पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं किसी भी इंश्योरेंस बेस्ड पॉलिसी के विरुद्ध हूँ। मेरा मानना है कि ये सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इंश्योरेंस में बहुत बड़े घपले हैं, मैनिपुलेशन है, और उससे समाज को असली फ़ायदा नहीं पहुंचता है। कोई भी बंदा अगर इस देश का नागरिक है, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र देता है, जो भी आई कार्ड वैलिड है उनके लिए, वो अगर लेकर अस्पताल में जाता है तो अस्पताल में घुसते ही एक 10 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये की पर्ची पर उनकी पूरी की पूरी दवाएं, इलाज, ऑपरेशन, सब कुछ फ्री, जांचें फ्री होनी चाहिए। ये है स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार। स्वास्थ्य के अधिकार की आप बात कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में भी बराबर खबरें छप रही है कि आपका वजन घट रहा है, सेहत गिरती जा रही है, आप अपनी तबीयत कैसे संभालेंगे? मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि मैंने तो अपनी जान की बाजी लगा दी है। हर साल 5 करोड़ आदमी को गरीबी के दलदल में फंसने से, अगर मेरे इस पहल से, अगर मेरी जान जाने, हो सकता है कि ज़िंदा रहते हुए मेरे ये ना लागू हो पाए, अगर मेरे जान जाने के बाद ही ये लागू हो जाए और 5 करोड़ आदमी इस देश का हर साल गरीब होने से बच जाए, तो मेरी जान की कीमत उस 5 करोड़ आदमी से ज़्यादा कीमती नहीं है। मैं उनके लिए अगर अपनी जान की बाजी लगाकर उनको जगा रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ और उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहा हूँ, तो ये मेरी तरफ से बहुत ही छोटी एक भेंट है उसके लिए। हमारे पुरखों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी आज़ादी के लिए, मैं एक छोटी सी लड़ाई लड़ रहा हूँ जिनमें कि अपने एक व्यक्ति की जान दे रहा हूँ। हमारे
हज़ारों लाखों पुरखों ने जाने दी है। तो मैं इस आज ये जो पूंजीवादी शोषण और पूंजीवादी व्यवस्था, जो क्रोनी कैपिटलिज्म, जो कुछ लोगों को मतलब अमीर से अति अमीर बना रहे हैं और बाकियों को उसका गुलाम, इस व्यवस्था को खत्म कर समृद्धि के समग्र विकास का, स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार लागू करवा रहा हूँ और टेक्निकल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। इस जंग को अपने पक्ष और विपक्ष के नेताओं को जगा रहा हूँ, आज समान को जगा रहा हूँ। अगर ये जग गया समाज, हो सकता है कि मेरे जीते नहीं ना जगे, हो सकता है मरने के बाद ही जग जाए। अगर वो ही जग जाता है तो इसमें क्या बुराई है? कुछ भी बुराई नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। इस दौरान आप मरीजों को भी देखा कि हमने ट्विटर पर फोटो पे देख रहे हैं, तो उसमें कुछ बाधा आ रही है मरीज देखने में कुछ? मरीजों में कुछ नहीं बाधा आ रही है, क्योंकि ये लड़ाई ही मरीजों के लिए है। और अगर हम उनके इलाज को ही रोककर हम आमरण अनशन करें तो फिर ये आमरण अनशन मेरा व्यर्थ कहलाएगा। क्योंकि जिनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर उनकी ही जान मेरी लड़ाई से चली जाए तो फिर वो आंदोलन जो है गलत रास्ते में और उसका गलत मैसेजिंग होगा। इसलिए हमारे इस आंदोलन में एक हमने नई मुहिम शुरू की है आंदोलन की। वो बेड की समस्या है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हृदय रोगियों के लिए भी है, इस पूरे देश के हृदय रोगियों के लिए और अन्य रोगियों के लिए भी है। उसमें करना क्या है, ये देश के नागरिकों के आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि वो हेल्प, जो एक सेल्फी होना लेना है अपने बिस्तर के साथ सेल्फी। उसमें करना क्या है कि जो भी बेड पर आप सोते हैं, खटिया और चारपाई, चौकी, तखत, पलंग, जहाँ सोते हैं उसके साथ एक फ़ोटो लें और उस फ़ोटो को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करें और उसमें मैसेज लिखें कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारे समृद्धि का मार्ग है। मैं डॉक्टर ओम शंकर के आम जनता के जीवन जीने के मौलिक अधिकार और हर वर्ष 5 करोड़ आबादी की जान बचाने की इस मुहिम के समर्थन करता हूँ और हम लोग सब इनके साथ हैं। फाइट टुगेदर एंड विन टुगेदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ओम शंकर थे। और यहाँ पे दिखाएंगे तो इधर थोड़ा दिखाइए, मरीज़ भी बैठे हैं और भी इधर पीछे कुछ मरीज़ बैठे हैं, तो मरीज़ों को भी देख रहे हैं। और यहाँ पे जो इनका आंदोलन भी जारी है, 10वां दिन है। जब हम आए तो यहाँ पे हमने देखा कि 10वें दिन की सूची लगी हुई है, कमरा नंबर 19 हृदय विभाग के। तो इस तरह देखा जा रहा है कि अभी ये अनशन और चलेगा अगर इनकी बात नहीं मानी गई। अब 10वां दिन है, आप भी सोच सकते हैं कि भूख हड़ताल है। अब इन्होंने अपनी जान की आहुति लगा दी है। बीएचयू प्रशासन कब जागता है, अब देखना होगा। खबर कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद। बहुत बहुत शुक्रिया।